नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और बालाघाट से बड़ी खबर आपको बता दें कि वारा सिवनी में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। नहर की जमीन पर घेराबंदी की गई थी और 50 से ज्यादा लोगों ने कब्जा जमाया हुआ था। अतिक्रमण कर मकान और दुकानों का निर्माण किया गया था। पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर एक्शन की कुछ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। वारा सिवनी में बुलडोजर गया और वहां अवैध रूप से बनाए गए मकानों और दुकानों को ध्वस्त किया गया। बालाघाट से इस वक्त की बड़ी खबर। वारा सिवनी में अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। दरअसल नहर की जमीन पर ये घेराबंदी करके अवैध तरीके से निर्माण किए हुए थे और इस अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए प्रशासन मौके पर पहुंचा और पुलिस की मौजूदगी में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि वारा सिवनी में अतिक्रमण पर बुलडोजर चला और बुलडोजर के इस कार्रवाई से इस अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। यहां पर बने हुए कई अवैध निर्माण दरअसल ध्वस्त किए गए, जिसमें कि प्रशासनिक अधिकारी लगातार यहां मौजूद रहे और 50 से ज्यादा लोगों ने कब्जा जमाया हुआ था। अतिक्रमण कर मकान और दुकान बना रखे थे और ऐसे में पुलिस की मौजूदगी में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के माध्यम से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर अवैध तरीके से बालाघाट में जो नहर की जमीनों को कब्जाया हुआ था, लगभग 50 लोग हैं। इसके पीछे हालांकि उन पर क्या एक्शन होगा ये भी देखने का विषय रहेगा, लेकिन जो अवैध निर्माण किए गए थे नहर की जमीन पर, उन्हें पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। पुलिस की मौजूदगी में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। वारा सिवनी में अतिक्रमण कर बुलडोजर चलाया गया और इस बुलडोजर एक्शन से हालांकि जिन लोगों ने कब्जा किया हुआ था उनमें दहशत जरूर है, लेकिन प्रशासन उन पर क्या आगे और सख्ती दिखाता है, कोई और एक्शन लेता है, यह भी देखने का एक विषय होगा। 50 से ज्यादा लोगों ने कब्जा यहां पर जमाया हुआ था, अतिक्रमण किया हुआ था और साथ साथ मकान और दुकानों का निर्माण कर लिया। अब यहां पर ये जो जमीन है वो नहर की थी। अब नहर की जमीन पर किए गए इस कब्जे को ध्वस्त किया गया प्रशासन द्वारा और एक्शन लिया गया। बुलडोजर चलाकर बुलडोजर कार्रवाई करते हुए मकान दुकान ध्वस्त कर दिए गए जो नहर की जमीन पर बने हुए थे। श्रीनिवास चौधरी हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर है। श्रीनिवास, उन लोगों पर भी क्या कार्रवाई होगी जो लोग इस अवैध निर्माण के पीछे हैं? आशीष, आपको बता दूं कि जो पूरा मामला है बहुत ही पुराना मामला है। हाई कोर्ट में ये मामला पहले गया था। 2016 में हाई कोर्ट से आदेश से प्रशासन को जारी किया गया था कि नहर की जो भूमि है उसको अतिक्रमण मुक्त कराया जाए, जहां पे 78 के करीबन लोग अतिक्रमण किए हुए हैं, जिसमें बड़े बड़े घर बनाए हुए हैं, दुकान है और अलग अलग टाइप के अतिक्रमण किए हुए हैं। लेकिन उसके बाद भी ये कार्रवाई नहीं हो पाई, तो अभी अवमानना का हाईकोर्ट को में लगाया गया था केस। तो वहां से एक निर्देश जारी हुआ प्रशासन। उसके बाद प्रशासन हरकत में आई और आज से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें कि 55 लोगों को अभी चिन्हित किया गया है अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेके और सभी पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। कुछ लोग अभी समय मांग रहे हैं, कुछ लोग अभी हाईकोर्ट भी इसके खिलाफ गए हुए हैं, तो उन लोग को अभी छोड़ा गया है, लेकिन 55 अतिक्रमण को हटाना है और अभी 1 मई तक प्रशासन को जवाब पेश करना हाईकोर्ट में कि यदि अतिक्रमण क्या कार्रवाई इस मामले के लिए किया गया है। तो अभी सुबह से ही आज कार्रवाई चालू हो गई है और लगभग अभी दर्जन भर से ज्यादा अतिक्रमण को मुक्त नहर की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है और लगातार कार्रवाई की जा रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए श्रीनिवास। और मौत पर बवाल, सदन में हो रहा सवाल। जी हां, युवती की मौत के बाद महू से लेकर सदन तक हंगामा मचा हुआ है और इस मुद्दे की गूंज विधानसभा में भी सुनाई दी। कमलनाथ ने सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में आदिवासियों पर अत्याचार बढ़े हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला उन्होंने दिया और कहा कि 18 साल में सबसे ज्यादा अत्याचार हुए हैं। वहीं मजिस्ट्रियल जांच की समय सीमा भी पूछी। इस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जवाब देते हुए कहा कि संवेदनशील मामले, कांग्रेस इस पर राजनीति न करे। साथ ही गृह मंत्री ने कहा कि हिंसक भीड़ ने पुलिस चौकी को घेरा था, जिसमें पुलिस की गोली युवक को लगी थी। साथ ही बताया कि मृतकों के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए दिए जाएंगे, घायलों को 2-2 लाख रुपए मिलेंगे। बड़े दुख की बात है। मैंने आज एक टीम भेजी है, वहाँ पहुँचती होगी घंटे भर में। सुबह सुबह से मैं लगा था, मैंने टीम भेजी है। हमारे विधायक जा रहे हैं, हमारे नेता जा रहे हैं वहाँ स्थान पर। सर, गृह मंत्री कह रहे हैं कि करंट लगने से मौत हुई है। गृह मंत्री कह रहे हैं कि करंट लगने से मौत हुई है। अब ये तो इन्वेस्टिगेशन बताएगा कि किसने ये मौत कैसे हुई, कैसे हत्या हुई और तक गोली किसने चलाई, वो भी करंट ने चलाई। थाने में
इन्होंने घेराव के साथ ही पथराव भी हुआ और काफ़ी चोट भी आई। जो थाना प्रभारी था उसको रेफर इंदौर किया गया है। लगभग 13 लोग उसमें घायल हुए हैं। पुलिस के जवान 13 लोग घायल हुए हैं। पूरे के पूरे थाने के लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। और बचाव में जो फायर हुआ उससे व्यक्ति की मौत हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए हैं और जांच में जो भी बिंदु आएगा, अभी उसकी फ्यूनरल की कार्रवाई बच्ची की हो गई है और दूसरी भी चला। उस आंदोलन के दौरान पुलिस ने फायरिंग की और उसमें एक बच्चे की उसमें हत्या हो गई। मैं सीधा पूछना चाहता हूं गृह मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, क्या उनको आदेश दिए गए थे पुलिस को फायरिंग करने के लिए? धरने तो अनेक होते हैं, धरने राजनीतिक पार्टी भी करती हैं, सामाजिक संगठन भी करते हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि जब धरना होता है आदिवासी समुदाय का तभी पुलिस फायरिंग करती है? ये बहुत गंभीर विषय है और आज हम मांग करेंगे विधानसभा के अंदर कि तत्काल रूप से गृह मंत्री जी इस पर उत्तर दें। ये आदेश कहां से मिले फायरिंग के इस पूरे घटनाक्रम में? और वहीं रायपुर से भी बड़ी खबर आ रही है कि विधानसभा में जो बेरोजगारी का मुद्दा उठा उस विषय पर काफी हंगामा हुआ। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने इस विषय को उठाया। बेरोजगारी पर पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई। प्रदेश में बेरोजगारी ही की परिभाषा क्या है, अजय चंद्राकर ने पूछा और उन्होंने ये भी पूछा कि CMIE के आंकड़े पर सवाल उठाते हुए ये जो दर है 0.5% संख्या बताना संभव नहीं है। दरअसल इस पूरे मामले में जवाब मिला और पूरे मामले में विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने कहा कि ये तो पता होना चाहिए कि कौन बेरोजगार है, पंजीयन कार्यालय को दुरुस्त कीजिए। चरणदास महंत ने कहा कि रोजगार कार्यालय में आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। मंत्री महोदय ने इस पर जवाब दिया, जबकि उन्होंने ये भी कहा कि इसलिए प्रॉपर जानकारी भी नहीं मिल रही है। बेरोजगारी भत्ता के लिए कैसे तय होगा कि कौन बेरोजगार है, ये सवाल अजय चंद्राकर ने पूछा। और भत्ता देने के लिए अलग अलग 5 बिंदुओं पर क्राइटेरिया तय किया गया है। मंत्री महोदय द्वारा इसका जवाब दिया गया और साथ ही इस विषय को लेकर पटेल ने पूछा कि मोदी जी के आने के बाद बेरोजगारी पर केंद्र में आंकड़ा बंद हो गया, क्यों? इसलिए हमें निजी संस्था के आंकड़े मानने पड़ते हैं। उच्च शिक्षा मंत्री ने इस पर जवाब दिया और साथ ही सरकार ने निजी संस्था को मान्यता नहीं दी है, लेकिन लाभ दिए जा रहे हैं, अजय चंद्राकर ने कहा। चंद्राकर के बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने भी हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा कि हमें आधार तो नहीं और न कहीं से लेना पड़ेगा, हम जिस सर्वे को मान रहे हैं उसे पूरी दुनिया मान रही है। बीजेपी को गर्व करना चाहिए कि सबसे कम बेरोजगारी छत्तीसगढ़ में है। ये एक गंभीर विषय है, इसमें सरकार कहां से ये आंकड़े लेकर आ रही है, ये नेता प्रतिपक्ष ने सवाल पूछा। और रायपुर से बड़ी खबर, शराब को लेकर सत्ता पक्ष के विधायकों ने अपनी ही सरकार को घेरा। दरअसल कांग्रेस विधायक गुलाब कमरो और विनय जायसवाल ने सरकार को घेरा और सदन पर शराब के मामले में शराब मंत्री, आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने जवाब दिया और कहा कि लोग क्लब से शराब लेकर कलेक्टर कार्यालय में जाकर बैठ रहे हैं। कमरो ने इस पर सवाल उठाए और आपसी लड़ाई हुई होगी, 1 महीने के भीतर जांच कराई जाएगी, कवासी लखमा ने जवाब दिया। और साथ ही विनय जायसवाल पड़ोसी राज्य से शराब तस्करी के मामले को उठाते नजर आए और मध्य प्रदेश की अवैध शराब छत्तीसगढ़ में खपाई जा रही है, उन्होंने कहा। और साथ ही यह भी विषय उठाया कि यह बहुत ही गंभीर विषय है, इसकी जांच कराई जाए। इस विषय पर खुद विधानसभा स्पीकर ने मंत्री महोदय को इसके लिए निर्दिष्ट किया। साथ ही अवैध शराब बेचे जाने वालों पर होटल्स और ढाबों पर कार्रवाई की जाएगी, कवासी लखमा ने इस बात को पुख्ता किया। और रायपुर से बड़ी खबर, बीजेपी का प्रदेश सरकार पर बड़ा हमला, प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे गए, जलियांवाला बाग की घटना याद आ गई, बीजेपी ने कहा। और एक तरफ रासुका लगाते हैं, टारगेट किलिंग करते हैं, जो आपके खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई करते हैं, नादिर शाह और तुगलक की याद दिलाने वाली ये सरकार है। अरुण साहब ने गंभीर आरोप लगाए और क्या कुछ उन्होंने इस दौरान कहा, ये भी सुनवाते हैं आपको।
गैस के गोले छोड़े, वाटर कैनन छोड़ा, लाठियां बरसाई। ये याद दिलाता है कि नादिर शाह और तुगलक की जो हरकत है उसकी जिस प्रकार से भीड़ में बम फेंके गए, वो जलियांवाला बाग की घटना को याद दिलाने वाला है कि किस प्रकार से लोकतांत्रिक आंदोलन को कुचलने का प्रयास राज्य सरकार की ओर से हुआ। अरे ये हितग्राही है, अपने अधिकार के मांग को लेकर आपसे गुहार करने आए हैं। ये चरित्र बताता है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का चरित्र कैसा है। और रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, कल के बीजेपी के प्रदर्शन पर रायपुर पुलिस का बयान आया। रायपुर पुलिस ने ट्वीट जारी कर एक बयान दिया। बम नहीं, टीयर स्मोक का इस्तेमाल किया गया था। भीड़ को तितर बितर करने के लिए टीयर स्मोक का इस्तेमाल किया जाता है, उनका कहना। धारा 144 का लोग उल्लंघन कर रहे थे, पालन नहीं कर रहे थे और बैरिकेड्स को तोड़ा जा रहा था। पुलिस का कहना कि समझाने के बावजूद भी ये लोग नहीं मान रहे थे, ऐसे में ये कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर अरुण साहब ने जो बयान दिया उससे पुलिस महकमे को जवाब देना पड़ा। पुलिस महकमे का यह कहना कि लोगों को तितर बितर करने के लिए टीयर गैस छोड़ी गई, बम नहीं दागे गए। और साथ ही उन्होंने कहा कि भीड़ जो वहां पर एकत्रित थी, कार्यकर्ता थे भारतीय जनता पार्टी के या जो भी लोग थे, उन्हें धारा 144 का पालन करना चाहिए था, जो नहीं कर रहे थे। इसके लिए यहां पर टीयर गैस छोड़ी गई। और रायपुर से बड़ी खबर, पंडरी जिला अस्पताल के लिए गृह मंत्री रवाना हुए। ताम्रध्वज साहू इस पूरे मामले में घायल पुलिस कर्मचारियों से मुलाकात करेंगे। बीजेपी के विधानसभा घेराव के दौरान घायल पुलिस कर्मचारियों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। दरअसल ताम्रध्वज साहू घायल पुलिस कर्मचारियों से मुलाकात करेंगे, उनके परिजनों से मिलेंगे और इस पूरे मामले पर पुलिस कर्मचारियों से बातचीत कर उनका हालचाल लेंगे। आपको बता दें कि घायल पुलिस कर्मचारी जो प्रदर्शन के दौरान कल घायल हुए थे और क्या कुछ उनकी मदद की जा सकती है, इसके बारे में बातचीत हो सकती है। हॉस्पिटल में जो पुलिस कर्मचारी एडमिट हैं, पंडरी जिला अस्पताल के लिए गृह मंत्री रवाना हो चुके हैं। ताम्रध्वज साहू घायल पुलिस कर्मचारियों से मुलाकात करेंगे। और ग्वालियर से बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी के मामले में पूर्व मंत्री राजा पटेरिया एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए। जमानत मिलने के बाद पहली बार एमपी एमएलए कोर्ट में उनकी पेशी हुई और कोर्ट में राजा पटेरिया ने जवाब पेश करने के लिए समय मांगा। एमपी एमएलए कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई को आगे बढ़ाया है और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए गए बयान के चलते इस मामले में उन्हें जवाब देना होगा। एमपी एमएलए कोर्ट में उनकी आगे पेशी होगी। क्या जवाब दाखिल करेंगे वे, ये भी देखने का एक विषय होगा। और कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई को आगे बढ़ा दिया है। पीएम मोदी पर टिप्पणी को लेकर यह पूरा मामला जुड़ा है उससे। और राजा पटेरिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करने के बाद इस कोर्ट में पेश हुए। तो मैं उनसे आग्रह किया हूं कि मुझे समय दिया जाए, तो उन्होंने समय देने का आदेश भी किया और अब वो तारीख हमको मिल जाएगी, उस तारीख पे मैं पुनः हाजिर होऊंगा। और गरियाबंद से बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर पर चक्का जाम। नेशनल हाईवे 130C पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। ओडिशा वाहन चालक महासंघ यह आंदोलन कर रहा है। कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। वाहन चालक संघ अघोषित चक्का जाम से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। नेशनल हाईवे 130C जहां पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि ये गरियाबंद में हो रहा प्रदर्शन ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर चक्का जाम कर नेशनल हाईवे 130C पर प्रदर्शन किया जा रहा है। और ये प्रदर्शन दरअसल ओडिशा वाहन चालक महासंघ कर रहा है और आंदोलन है कई मांगों को लेकर। और कई मांगों में प्रमुख मांगों पर भी नजर डालेंगे कि क्या कुछ रहेंगी इनकी, जिस पर गरियाबंद में ओडिशा और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पर यह प्रदर्शन चल रहा है। और अघोषित चक्का जाम से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि पुलिस महकमे को, जिला प्रशासन को इसकी जानकारी मिल चुकी है। बहरहाल देखना होगा कि क्या बीच बचाव करने के लिए, इस जाम को खत्म करने के लिए यहां पर
पहुंचता है क्या जिला प्रशासन इस पूरे विषय पर? अघोषित चक्का जाम से स्थानीय लोगों को, अन्य लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और अभी ये चक्का जाम एक परेशानी का सबब बना हुआ। दरअसल अपनी मांगों को लेकर यहां पर प्रदर्शनरत हैं ये कर्मचारी। नेशनल हाईवे 130C पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। ओडिशा वाहन चालक महासंघ आंदोलन कर रहा है। कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे वाहन चालक संघ का यहां पर प्रदर्शन जारी है। छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर पर चक्का जाम। उन्हें अपने परिवार की, भविष्य की सुरक्षा की चिंता है। इस विषय को लेकर लगातार वे मांग कर रहे हैं। साथ साथ कई अन्य विषय हैं जिसे लेकर उनका ये प्रदर्शन जारी है और ओडिशा वाहन चालक महासंघ आंदोलन कर रहा है। और शेख इमरान हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद है। इमरान, अभी जो ये प्रदर्शन चल रहा है, लोगों को कितनी परेशानी इससे हो रही है और प्रदर्शनकारियों की मांगे क्या हैं? जी देखिए कि छत्तीसगढ़ के जी देखिए गरियाबंद जिले के सीमा से लगे उड़ीसा प्रदेश के कालाहांडी जिले के वाहन चालक जो है महासंघ जो है काम बंद कर आंदोलन शुरू कर दिए हैं। और संघ ने जो अपनी मांग रखी है, उनकी प्रमुख मांग यह है कि पेंशन, बीमा, बच्चों के पढ़ाई में छूट समेत अपनी सुविधाएं से जुड़ी जो है 10 सूत्री मांग को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज जो है संघ ने चक्का जाम शुरू कर दिया, जिसके वजह से छत्तीसगढ़ से जो गाड़ियां जो है उड़ीसा जाने वाली जो है वो तमाम गाड़ियां सीमा पर ही लंबी कतार में रुक गई है, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। घंटों से ये जो चक्का जाम लगने की वजह से लोग परेशान हैं और सुबह से ही अघोषित जाम के चलते सीमा पर वाहनों की एक लंबी कतार लग गई है और लोग काफी परेशान हो रहे हैं। और संघ ने चेतावनी दी है कि अगर ओडिशा सरकार उनकी मांग पूरा नहीं करती है तो वो आगे भी इसी तरह प्रदर्शन और चक्का जाम जारी रखेंगे। जी बहुत शुक्रिया इमरान आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और अंबिकापुर से बड़ी खबर आपको बता दें, बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया। 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई और हादसे के बाद घंटों सड़क जाम रही। आपको बता दें कि सकालो बाजार चौक पर यह हादसा हुआ और मौके पर पुलिस पहुंची और बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार को रौंद डाला, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई। और यह हादसा, जहां इस हादसे के बाद घंटों वहां जाम की स्थिति बनी रही। सकालो बाजार चौक पर यह हादसा हुआ था। और छतरपुर में इन दिनों एक जापानी पर्यटक चर्चा का केंद्र बना हुआ है। 60 साल के कैनजी सिमी सनातन संस्कृति से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया और अपना नाम सुमित रख लिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने एक शपथ पत्र भी बनवाया है जिसमें उन्होंने अपनी इच्छा से सनातन हिंदू धर्म को स्वीकार करने की बात कही है। कैनजी सिमी खजुराहो और उसके आसपास के मंदिर में जाकर पूजा पाठ कर रहे हैं और आरती कर रहे हैं, भजन में शामिल हो रहे हैं। कैनजी सिमी की माने तो वो पिछले 4 साल से भारत आते रहे हैं। हिंदी और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान न होते हुए भी उन्होंने भगवान शिव का मंत्र ओम नमः शिवाय और गायत्री मंत्र जाप सीख लिया है। अब वो लोगों को सनातन धर्म की महानता के बारे में बता रहे हैं। Hindu is the most greatest religion in the world. So you like Hindu religion? Yeah, yes. So you come in yourself or somebody ask you for Hindu religions? Yes. In yourself? It's my own decision. Your decision? Yes. So you know very well Hindu religion's prayer, how can you do? No, just a little. और विश्व प्रसिद्ध उज्जैन के बाबा महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल लोक की सुरक्षा को लेकर महाकाल प्रबंधक समिति ने बड़ा फैसला किया और प्रबंधन समिति ने मंदिर की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्राइवेट सुरक्षा कंपनी को दे दी है और 1 अप्रैल से ये कंपनी अपना कार्यभार संभाल लेगी। 2 साल के लिए सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली इस कंपनी को प्रबंधन 20 करोड़ रुपए की राशि देगा और इस कंपनी के पास तुलजा भवानी मंदिर, बीएमसी, तमिलनाडु सरकारी अस्पताल,
HDFC और HSBC बैंक की सुरक्षा के साथ ही मार्ट, फिनिक्स मॉल और मुंबई एयरपोर्ट सहित शाहरुख खान के बंगले की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं।